सिक्का बदल गया कहानी और नई कहानी आंदोलन के संबंध पर लोग बात करते रहते हैं। वस्तुतः यह कहानी नई कहानी आंदोलन के अंतर्गत लिखी गई कहानी नहीं है। हिंदी कहानी साहित्य में जिन कहानियों को नई कहानी के नाम से जाना जाता है, उनके लिखे जाने की शुरुआत सन 1955-56 में हुई। पहला महत्वपूर्ण काम करने वाले प्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह का मानना है कि कहानी पत्रिका के नववर्षांक 1956 में नई कहानी की बात स्पष्ट रूप से पहली बार उठाई गई। नई कहानी को केंद्र में रखकर नामवर सिंह ने कई लेख लिखे जो बाद में कहानी नई कहानी नामक शीर्षक उनकी किताब में संकलित हुए। नामवर सिंह ने नई कहानी की कई विशेषताओं की ओर इशारा करते हुए निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे को हिंदी की पहली नई कहानी कहा। नई कहानी की जिन विशेषताओं को उन्होंने रेखांकित किया, उनमें संगीतात्मकता, कहानी में कथा का ह्रास होना, बिंब विधान की प्रमुखता, कहानीपन की वापसी, परिवेश का जीवन चित्रण, आंचलिकता को महत्व देना, अपने क्षेत्र की भाषा को कहानी में पिरोना आदि प्रमुख है। ध्यान से देखने पर इनमें से अधिकतर तत्व सिक्का बदल गया कहानी में मौजूद मिलेंगे। प्रश्न यह उठता है कि नामवर सिंह ने फिर इसी कहानी से नई कहानी की शुरुआत क्यों नहीं मानी। दरअसल नामवर सिंह का मानना है कि प्रेमचंद के बाद जिस पीढ़ी ने हिंदी कहानी में महत्वपूर्ण काम किया, उनमें जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, यशपाल आदि प्रमुख हैं। हिंदी के नई कहानी धारा के अधिकतर कहानीकार इनसे प्रेरणा भी लेते हैं, लेकिन इन तीनों की अधिकतर कहानियाँ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लिखी जाने पर भी उसकी छाया से प्रभावित हैं। लेखक अधिकतर कहानियाँ अपनी पुरानी स्मृतियों और अनुभवों के आधार पर लिखते हैं। शिल्प, शैली और कथ्य भी पुराने ढर्रे के ही हैं। अतः इन कहानियों से नए समय की नई संभावना का उचित रेखांकन नहीं होता। साथ ही ये कहानियाँ हिंदी कहानी के पुराने चौखटे को दायरे में ही रखकर लिखी गई है। नामवर सिंह के अनुसार निर्मल वर्मा पहले कहानीकार हैं जिन्होंने कहानी के एक पुराने चौखटे से खुद को मुक्त करने में सफलता पाई है। नामवर जी की बात सही है, फिर भी नई कहानी के जो तत्व उन्होंने गिनाए हैं, उनमें से अधिकतर के पूर्व रूप सिक्का बदल गया कहानी में देखे जा सकते हैं। सिक्का बदल गया कहानी में कहानीपन मौजूद है। यह कहानी जीवन की एक छोटी सी घटना पर आधारित है। लेखिका ने जीवन की इस छोटी सी घटना में विराट प्रश्न को पिरोकर हमारे सामने रखने की कोशिश की है। कहानी हम अपने शुरुआत में ही अपने परिवेश का जीवंत चित्रण करती है। पंजाब के जिस क्षेत्र से कृष्णा सोबती का संबंध है, वहाँ की भाषा का इस कहानी में बहुत ही सार्थक प्रयोग हुआ है। इन सारी बातों को ध्यान में रखें तो यह कहानी नई कहानी की ही एक कृति लगेगी। बावजूद इसके यह कहानी नई कहानी की प्रमुख कृतियों में नहीं मानी जाती है। इसका कारण यह है कि नई कहानी के अधिकतर लक्षणों से युक्त होने पर भी यह कहानी उनका पूरा विकास नहीं कर पाती, उनका आभास मात्र देती है। कृष्णा सोबती हिंदी की महत्वपूर्ण महिला कथाकारों में से एक हैं। अपनी कृतियों में नारी पात्रों के सशक्त चित्रण के चलते हिंदी कथा साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उनके कथा साहित्य में परिवेश की जीवंतता सीधे सीधे दिखती हुई प्रतीत होती है। इन तत्वों में गूंथ कर ही वे अपनी अधिकतर कहानियाँ और उपन्यासों की रचना करती हैं। सिक्का बदल गया कहानी में इन दोनों ही तत्वों का शुरुआती रूप देखा जा सकता है। राज पलट गया है
सिक्का बदल गया है। दाऊद खां द्वारा साहनी से कही यह बात काफ़ी मायने रखती है। राज का पलटना यानी सत्ता परिवर्तन अपने साथ बहुत सी तबाही भी ला सकता है। इस बात को यह कहानी बखूबी दिखाती है। भारत का एक हिस्सा जब उससे अलग करके एक नया देश बना दिया गया, तब ऐसी ही तबाही मची थी। राज पलट रहा था, सिक्का बदल रहा था और आसमान आग बरसा रहा था। कहानी का यह अंतिम वाक्यांश देश विभाजन के बाद हुए दंगे की विभीषिका को दिखाता है। कल तक जो राजा था आज रंक है, सिक्का बदल गया है। कहानी भारत विभाजन पर किसी महिला लेखक द्वारा हिंदी में लिखी गई संभवतः पहली कहानी है। इस कहानी का एक महत्व यह भी है कि यह जीवन की एक छोटी सी घटना को केंद्र में रखकर लिखी गई कहानी है। यह कहानी अपने मूल स्वरूप में रेखा चित्र के करीब है। इसमें साहनी का व्यक्तित्व खूब उभरा है। साहनी को केंद्र में रखकर लिखी गई यह कहानी अपने कथ्य में बहुत छोटी होते हुए भी भारत विभाजन जैसी बड़ी ऐतिहासिक घटना को समझने में सहायता करती है। भारत विभाजन के पूर्व ही देश में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो चुके थे। इन दंगों में मनुष्य का पशु रूप दिखाई देने लगा था। अंग्रेजों द्वारा शासित भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के साथ ही देश विभाजन की भी घोषणा हुई थी। भारत को दो हिस्सों में बांट दिया गया था, पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान। इसके फलस्वरूप पंजाब और बंगाल प्रांत का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को मिला। साधारण जनता इस बंटवारे का अर्थ ठीक से नहीं समझती थी। इसके उदाहरण भीष्म साहनी द्वारा लिखित हिंदी की चर्चित कहानी अमृतसर आ गया है और राही मासूम रजा द्वारा लिखित उपन्यास आधा गांव में देखने को मिलते हैं। अमृतसर आ गया है कहानी में लोग आपस में बात करते हैं कि जिन्ना अब हिंदुस्तान में रहेंगे या पाकिस्तान में। जवाब में एक पात्र कहता है कि उनके पाकिस्तान में रहने का क्या तुक है, वह रहेंगे तो बम्बई के अपने घर में ही, पाकिस्तान अलबत्ता वह जाते आते रहेंगे। इस तरह की बात आधा गांव में भी है। देश बंटवारे के बाद भी इस उपन्यास में गांव के कई लोग यह समझ नहीं पाते कि हम अपना घर क्यों छोड़ेंगे। जहां हमारा जन्म हुआ, सारा जीवन बीता, उसे छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। सिक्का बदल गया कहानी देश विभाजन से उपजे एक अन्य बात को रेखांकित करती है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कुछ लोग सोचते हैं कि जब पाकिस्तान उनके लिए बना है तो यहाँ दूसरे धर्म के लोग क्यों रहेंगे। साथ ही यह कहानी उस समय लोगों के मन में बन रही एक और महत्वपूर्ण धारणा को समझने और समझाने की कोशिश करती है। साहनी गांव की सबसे बड़े घर की मालकिन है। आसपास के गांवों के अधिकतर खेत उन्हीं के हैं। वह उम्र में भी गांव में प्रायः सबसे बड़ी है। गांव के प्रायः सभी परिवार किसी न किसी रूप में उनसे उपकृत हैं। फिर भी वहाँ के लोग चाहते हैं कि साहनी की हत्या कर दी जाए या करवा दी जाए या फिर साहनी गांव छोड़कर शरणार्थी कैंप में चली जाए। इन लोगों की नज़र में साहनी से अधिक उनकी संपत्ति महत्वपूर्ण है। ऐसे लोग साहनी का किया हुआ उपकार, उनका दिया स्नेह सब कुछ भूल चुके हैं। कृष्णा सोबती ने सांप्रदायिक दंगे के इस पहलू की तरफ भी ध्यान दिलाया है। बाद में भीष्म साहनी ने 84 के सिख विरोधी दंगों पर लिखी कहानी झुटपुटा में
जनता की इस मानसिकता को बहुत अच्छे से रेखांकित किया है। देश विभाजन से उपजे विस्थापन की पीड़ा को मुख्यतः देश के दो प्रांतों के लोगों ने सहा, एक बंगाल प्रांत और दूसरा पंजाब प्रांत। इन दोनों प्रांतों के विस्थापित लोगों में भी मुख्यतः 3 पीढ़ियों के लोग रहे। पहली पीढ़ी उन लोगों की है जो अपने जीवन के बचपन में ही विस्थापित होने को बाध्य हुए। दूसरी पीढ़ी उन लोगों की रही जिन्होंने अपने जीवन के युवावस्था में इस दर्द को झेला। तीसरी पीढ़ी ऐसे लोगों की रही जो अपने जीवन के बुढ़ापे में विस्थापित होने को बाध्य हुए। इस कहानी की लेखिका भी अपनी युवावस्था में अपनी जन्मभूमि से विस्थापित हुई थी। उन्होंने कहानी में जो चरित्र गढ़ा वह अपने जीवन के बुढ़ापे में विस्थापित होने को बाध्य हुई। इस एक घटना का ही 2 अलग उम्रों में 2 प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। लेखिका के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि वह युवा होते हुए भी एक वृद्धा की मनोदशा को इस कहानी में सफलतापूर्वक रख सकी हैं। युवावस्था में विस्थापित होने पर मनुष्य के सामने पूरा जीवन पड़ा रहता है। वह जीवन को फिर से सजाने संवारने की कोशिश करता है। लेखिका ने भी अपने जीवन में यही किया। सिक्का बदल गया कहानी की मुख्य पात्र साहनी उम्र के जिस पड़ाव पर विस्थापित होने को बाध्य होती हैं वह उम्र का अंतिम पड़ाव भी है। पूरा जीवन जहां और जिनके बीच बीता उन्हीं के बीच अपना अंतिम समय गुजार देने की उनकी इच्छा है। वह सोचती हैं कि जिस हवेली में मेरी डोली आई थी उसी से मेरी अर्थी भी उठे। उनकी यह इच्छा कहीं पूरी होने वाली नहीं है, इसलिए उनको लगता है कि सारी संपत्ति किस काम की। दरोगा से हुए उनके संवाद को इस संदर्भ में देखा जा सकता है। थानेदार दाऊद खां ड्योढ़ी के निकट जाकर साहनी को धीरे से बोला, देर हो रही है साहनी, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है? सोना चांदी? साहनी अस्फुट स्वर से बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी? बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है, मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। साहनी, तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? साहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया साहनी ने। दाऊद खां निरुत्तर है। साहस कर बोला, साहनी, कुछ नकदी जरूरी है। साहनी बोली, नहीं बच्चा, मुझे इस घर से साहनी का गला रुंध गया था। नकदी प्यारी नहीं, यहाँ तो नकदी, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। इस संवाद से पता चलता है कि साहनी को उसके घर जमीन लोगों से अलग करना, उसको जीते जी मौत देना है। उनका दाऊद खां से यह कहना है कि उनका सोना यहाँ की ज़मीन में बिछा है। यह दिखाता है कि उन्हें उस जगह के कण कण से लगाव है। इसलिए गालिब के शब्दों में कहें तो जब मैकदा छूटा तो फिर क्या जगह की कैद, मस्जिद हो, मदरसा हो, कोई खानकाह हो। दुनिया की सबसे प्यारी जगह से जब हमें अलग कर दिया जाए तो उसके बाद कहाँ हमें भेजा जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा तब और भी है जब हमारी उम्र अपने अंतिम पड़ाव पर हो। साहनी के साथ भी यही होता है। लेखिका ने साहनी के माध्यम से बंटवारे के बाद विस्थापित हुए बुजुर्ग पीढ़ी की मनोदशा का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। इस दृष्टि से यह कहानी अपने फलक में काफ़ी बड़ी है।